वैज्ञानिकों ने, हमारे डॉक्टर्स ने इतना अथक प्रयास करके एक इंडिया को एक इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया है कि हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने वैक्सीन तैयार कर ली है। क्या ये वैक्सीनेशन लाइफ टाइम के लिए कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं? तो आई एम रेडी। कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं बेसिकली उनके लिए कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है इस चीज़ के, और वो आम जनता को कैसे मिल पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हमारे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम प्रश्नकाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। कोरोना संक्रमण को जड़ से खत्म करने के लिए कोरोना योद्धा बेफिक्र होकर कोविड-19 का टीका लगवा रहे हैं। देश में जब से कोविड-19 टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ है, तब से इंडिया साइंस अपने दर्शकों को के मन की जितनी भी शंकाएं हैं, आशंकाएं हैं, उनको दूर करने का प्रयास कर रहा है। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम प्रश्नकाल में कोरोना टीकाकरण से जुड़ा सवाल आप पूछ सकते हैं और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अंशुमान कुमार। डॉक्टर कुमार, प्रश्नकाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर कुमार, इससे पहले कि हम अपने दर्शकों के सवाल लें, इस डिस्कशन की शुरुआत करने से हम इस बात से करना चाहेंगे कि हमारे देश में जिस गति से कोरोना टीकाकरण हो रहा है उस पर आपकी ज़रूर राय लेना चाहेंगे, क्योंकि आज दुनिया भर में हमारा देश नंबर 1 पोजीशन पर है, पहले पायदान पर है जहां तक टीकाकरण की गति की बात है। दूसरे नंबर पर यूएस है, तीसरे नंबर पर ब्रिटेन है। तो जिस गति से ये अभियान 16 जनवरी से शुरू हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आमतौर पे स्वास्थ्य से जुड़ी सारी समस्याओं पे मैं बहुत बड़ा क्रिटिक्स रहता हूँ। जी। एक्सपर्ट का काम क्रिटिक्स होना होता है ताकि देश में सुधार होता रहे। लेकिन इस बार टीकाकरण की जो और सिस्टम, इसको हम बोलते हैं एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिस तरह से तैयार किया गया, काबिल तारीफ है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया, चाहे तो एसएमएस के जरिए पहले इत्तला करते हैं कि आपका टीकाकरण होने वाला है, आप इस सेंटर पे पहुंचिए, या आधार कार्ड से लिंक करके, ये जो भी सिस्टम किया, बहुत काबिल तारीफ है। दूसरा, सेगमेंटेशन, हेल्थ केयर वर्कर को पहले लगाएंगे, फिर फ्रंट लाइन जिसमें सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस वाले हैं, फिर वृद्ध को लगाना है, फिर जिनको डायबिटीज हाइपरटेंशन है, फिर आम पब्लिक को। तो मतलब कोई लड़ाई नहीं, कोई अफरा तफरी नहीं और कोई कालाबाजारी नहीं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भ्रष्टाचार और कालाबाजारी है, उससे भी इसको वंचित रखा। तो ये टीकाकरण की नीति, और उसके बाद इतनी गति से 50 लाख से ऊपर की डोज लग चुकी, काबिल तारीफ है, इसमें कोई दो मत नहीं। जी, तो चर्चा की शुरुआत हम कर चुके हैं। हमारे साथ एक कॉलर भी इस समय मौजूद है। हमारे साथ सुनील कुमार जुड़ रहे हैं लखनऊ से। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो सुनील जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरा सवाल है, कोरोना वैक्सीनेशन सबसे पहले हेल्थ वर्कर और हाई रिस्क ग्रुप को लग रहा है, आम आदमी तक ये टीका कब तक आएगा? जी, जैसे कि सर आपने अभी बताया कि सबसे पहले जो हाई रिस्क ग्रुप हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको लग रहा है। जैसे आपने खुद भी ये टीका लगवाया है, उसके बाद पुलिस कर्मचारी हैं, तो एक आम आदमी, एक आम नागरिक के लिए ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा सवाल है कि उस तक ये टीका कब तक पहुंचेगा। जो सरकार की नीति तैयार की गई, उसमें 30 करोड़ लोग पहले इस सेगमेंटेशन में सिलसिलेवार ढंग से टीकाकरण को किया जाएगा। उसके बाद जो अनुमानतः, अगर यही प्रोडक्शन का रेट रहा, जो टीका प्रोड्यूस हो रहा है फैक्ट्री में, यही प्रोडक्शन का रेट रहा, तो मुझे लगता है जुलाई अगस्त तक आम नागरिकों का समय आ जाएगा टीकाकरण का। अगर प्रोडक्शन का रेट बढ़ा दिया गया तो उससे पहले भी इनको डेट मिल सकती है और मार्केट में टीका सरकार के द्वारा हो या अपने हो, मार्केट में उपलब्ध कराया जा सकता है। जी, तो सुनील जी, उम्मीद करती हूँ आपको आपका सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। जुलाई अगस्त तक की डेट बताई जा रही है, लेकिन अगर प्रोडक्शन, जैसे कि डॉक्टर कुमार ने बताया, अगर प्रोडक्शन इससे भी बेहतर हुआ तो उससे पहले भी हम सभी तक ये टीका पहुंच जाएगा। तो डॉक्टर कुमार, इससे पहले कि हम अगले सवाल की ओर बढ़ें,
बहुत सारी रिपोर्ट्स ये भी दिखा रही हैं कि किस तरह भारत एक वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत काम कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे पड़ोसी देश ऐसे हैं जहां पर प्रोडक्शन की, क्योंकि हमने बात की है, तो ये मास स्केल पे जो प्रोडक्शन हो रहा है उस तरह से जो वैक्सीन है वो हमारे पड़ोसी देशों को भी जा रही है। जैसे कि रविवार को भी अफगानिस्तान में इसका पहला जो खेपा है वो पहुंचा है। सिमिलरली मालदीव्स और बहुत जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उन तक भी ये वैक्सीन पहुंच रही है। तो ये क्या दर्शाता है, ये जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है क्या दर्शाती है? और एक आम नागरिक के मन में ये भी आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारी वैक्सीन हमारे जो नागरिक हैं उनको भी चाहिए, तो प्रोडक्शन तो बहुत सारी इसमें ज़रूरत है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये वैश्विक महामारी है और इसमें कई जानकारियाँ, स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ आम पब्लिक तक पहुँची, और आप जैसे चैनल इंडिया साइंस जो वैज्ञानिक सोच में विश्वास रखते हैं, इनका बहुत मैं शुक्रगुजार हूं कि जन जागरण के लिए ये जानकारी पहुंचाते हैं। अदरवाइज हिंदुस्तान हर समय वैक्सीन में मास प्रोडक्शन और सप्लाई टू अदर कंट्री, जिसको वैक्सीन डिप्लोमेसी कह सकते हैं, आगे रहा है। इस बार कुछ ज़्यादा ही आगे रहा, क्योंकि अपना स्वदेशी 2 वैक्सीन डेवलप किए, बहुत कम समय 9 से 10 महीने में डेवलप किया और कई देशों को भेज रहा है। जहाँ तक बात है कि इंडिया का शॉर्ट सप्लाई इसलिए नहीं होगा कि इंडिया की नीति बड़ी अच्छी बनी है, जिस तरह सेगमेंटेशन किया हुआ है। जिस समय जितना टीका चाहिए हम सरप्लस में जा रहे हैं। आज भी जितने टीके हैं, कई जगह ऐसा देखा जा रहा है कि उससे ज़्यादा टीका की डोज पहुंच चुकी है और लगना कम लोगों को है। तो फिर कई लोगों को अब कोशिश ये की जा रही है कि रैंडमली बुला के भी टीका लगाया जा सकता है। तो इसलिए शॉर्ट सप्लाई इंडिया में नहीं होगा। जब बात है वैक्सीन डिप्लोमेसी की, देखिए मेडिकल में इंडिया अपना एक बहुत उच्च स्थान कायम कर चुका है विश्व स्तरीय पटल पे। जब मैं विदेशों में भी जाता हूँ तो बहुत गर्व महसूस होता है जब कहीं दूसरे कंट्री में कहा जाता है कि डॉक्टर इंडिया से आए हैं, इनको दिखाना है। तो मैं पूछता हूँ कि ऐसा क्या है? बोला इंडिया के डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं। देखिए देश की गरिमा की बात है, छवि की बात है। मैं कुछ अच्छा नहीं होता हूँ, हमारे देश की पढ़ाई, मेडिकल की ट्रेनिंग या सुविधाएं ऐसी है कि वाकई इंडिया मेडिकल सिस्टम में वर्ल्ड पैमाने पे आ गया है। इसमें कहीं कोई, इन हिंदुस्तान के लोगों को अब विश्वास करना पड़ेगा अपने मेडिकल सिस्टम पे, अपने साइंटिस्ट पे, अपने डॉक्टरों पे। इंडिया बहुत ऊपर के लेवल पे आ चुका है। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट कोरोना वैक्सीन से पहले भी हमने बहुत ऐसे केसेस देखे हैं जो लोग विदेशों से आकर खास तौर पर हमारी गवर्नमेंट अस्पतालों में भी इलाज कराते हैं। डॉक्टर, इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं। हमारे साथ दीपशिखा मौजूद हैं दिल्ली से। दीपशिखा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप अपना सवाल पूछिए। जी नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि टीकाकरण अभियान में अब तक जैसे कि 56 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर रहता है कि इसके कहीं कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए या कोई रिएक्शन ना हो जाए। तो ऐसे में ये टीका कितना सेफ है? दीपशिखा जी, आपका कंसर्न जायज़ है, बहुत जेन्युइन है। लेकिन मैं बताऊं आपको, मैं पेशे से कैंसर सर्जन हूं और मेरा जब टीकाकरण का नंबर ओबियसली हेल्थ केयर वर्कर का पहले आ रहा था, पहले चरण में, मतलब पहले चरण क्या, पहले दूसरे दिन में आ गया था। तो मैं ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन कर रहा था। मैं नीचे गया, हॉस्पिटल के नीचे टीका लगवाया, आके फिर मैं अपने ऑपरेशन थिएटर में काम चालू रखा। अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ, मुझे बुखार तक नहीं हुआ था और दूसरी डोज भी 2-3 दिन में मेरे लगने वाली है। तो ये दिमाग से निकाल दें। वैक्सीन की सुरक्षा ही सबसे अहम है। वैक्सीन कारगर है, उसका सुरक्षित अगर है तभी मार्केट में लाया जाता है। और हेल्थ केयर वर्कर सबसे पहले लगवा रहे हैं, तो हम तो सबसे बड़े क्रिटिक्स होते हैं। अगर कमी होती है तो सबसे पहले हम ही क्वेश्चन उठाते। निश्चिंत रहें, आपका नंबर जब भी आए आप जाके वैक्सीन लगवाएं। जी, तो उम्मीद है दीपशिखा आपको आपके सवाल का ज़रूर जवाब मिल गया होगा और आपके मन में जो भी भ्रांतियां हैं इस वैक्सीन को लेकर वो ज़रूर हट गई होंगी। और डॉक्टर, जैसे कि अभी हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि जिस तरह से हमारे देश में जो अभी आंकड़े मौजूद हैं वो ये है कि 60 लाख से ज़्यादा लोग ऑलरेडी इस वैक्सीन को लगवा चुके हैं। और जहाँ तक साइड इफ़ेक्ट्स या जो नेगेटिव खबरें हमें मिल रही हैं वो यही देखने को मिलती हैं कि उनमें से 23 लोगों की मौत हुई है, लेकिन वो मौतें वैक्सीन से रिलेटेड नहीं हैं। तो लोगों के मन में ये जो भ्रांति है, ज़रूर ये हटाने की ज़रूरत है। इसमें 2 बातें हैं। मेडिकल हर चीज़ को स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट देखता है। 60 लाख में 23 मौतें, पहले तो नहीं, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं। दूसरी बात कि ये मौतें डायरेक्ट क्या टीकाकरण से हुई? नहीं हुई। उदाहरण के तौर पे हार्ट अटैक सबसे ज़्यादा सुबह में होता है, सुबह के समय। तो हम सुबह के समय नाश्ता भी करते हैं, तो क्या हम जोड़ दें कि नाश्ते के कारण हार्ट अटैक होता है? ये अवैज्ञानिक सोच होगी।
टीकाकरण के कारण होने वाली डायरेक्ट मौत या मेजर कोई साइड इफेक्ट अभी तक नोट नहीं किया गया है। टीका बिल्कुल सुरक्षित है और इससे भ्रांतियां जितनी फैल रही है उसको बंद करनी चाहिए और इस पर विश्वास करना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर, हमारे साथ इस वक्त एक और कॉलर मौजूद है। हमारे साथ मुनि जुड़े हुए हैं मेरठ से। मुनि, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। बताइए क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? जी, दरअसल खबर में हम अक्सर पढ़ रहे हैं कि कोरोना से लड़ने के लिए भारत देश जो है वो अब अपने पड़ोसी देशों को भी वैक्सीन भेजकर जो है उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। तो डॉक्टर साहब, क्या ये माना जाए कि हमारे यहाँ की जो ये वैक्सीन है वो ज्यादा कारगर है या कोई और वजह हो सकती है इसकी? जी, वैक्सीन सबसे पहले कारगर साबित हो और सुरक्षित साबित हो तभी वैक्सीन मार्केट में या पब्लिक के लिए उतारी जाती है। और विदेश में जाने का मतलब कि ग्लोबल स्टैंडर्ड एक होता है जिसपे अगर मानक पे खड़ा उतरेगा कोई भी मेडिकल प्रोडक्ट, तभी विदेश में मतलब दूसरे देश के लोग लेने को तैयार होते हैं। तो ये तो तय हो गया कि ग्लोबल स्टैंडर्ड पे हमारा वैक्सीन खड़ा उतरा। अब जो बात हुई है कि बाहर जो जा रहा है इससे क्या समझा जाए, इससे ये समझा जाए कि वैक्सीन सुरक्षित है। वैक्सीन का प्रोडक्शन इंडिया, ऐश्वर्या जी ने भी कहा था, वैक्सीन डिप्लोमेसी इंडिया बहुत आगे चला गया है। और सबसे खास बात, कॉस्ट इफेक्टिव होता है इंडिया का वैक्सीन या इंडिया का कोई भी ड्रग। इसकी जो खरीदने की क्षमता है छोटे छोटे देशों के पास भी है। अगर अमेरिका या यूरोप की वैक्सीन आप मंगवाएंगे तो डॉलर पाउंड पे करते करते किसी कंट्री का जीडीपी तक गिर सकता है, लेकिन इंडिया का वैक्सीन खरीदने में ऐसा नहीं होता है। इसलिए इंडिया का वैक्सीन सुरक्षित है, कारगर है और कीमत के हिसाब से उपयोगी है। तो मुनि, ज़रूर आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हमारी वैक्सीन जो इंडिया में डेवलप हुई है ना केवल कारगर है जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी है। डॉक्टर, आई थिंक ये रीज़न भी होता है कि बहुत सारे देश, क्योंकि हमारे यहाँ और भी चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे जो मास प्रोडक्शन की जो हमारी कैपेसिटी है, हमारे देश की कैपेसिटी है, शायद वो बहुत सारे दूसरे देश नहीं कर सकते। और शायद इसी की वजह से हम लोगों की साइंटिस्ट ने जो काम किया है वो भी बहुत अच्छा है, बहुत ही टॉप नॉच है। और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस उससे बहुत ऐड हो जाती है। बिल्कुल, ये सिंपल डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए मास प्रोडक्शन जब भी होता है तो प्लांट तो काम करना है। प्लांट काम करने में आप प्रोडक्शन ज़्यादा करा लें तो कॉस्ट अपने आप कम हो जाती है। ये सिंपल फॉर्मूला है। और इंडिया में जो लोग कहते हैं पॉपुलेशन लोड है, एक तरह से लोड है, लेकिन मैं इसको एसेट मानता हूँ। ये हमारी पूंजी है। बिल्कुल, आप इसको ढंग से अगर चैनलाइज करें इसी क्षमता को, तो इंडिया वाकई विश्वगुरु बनने में कहीं कोई कमी नहीं रख सकता है। बिल्कुल। हमारे साथ इस वक्त राखी जुड़ी हुई हैं कानपुर से। राखी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम प्रश्नकाल में। पूछिए अपना प्रश्न। मैम, मैंने कल ही पढ़ा कि अब कोरोना के टीकों की सबसे ज्यादा खुराक देने वाले देशों की सूची में भारत अब तीसरे पायदान पर पहुंच चुका है। अमेरिका और ब्रिटेन हमसे आगे, मतलब नंबर 1 और 2 पर है। और इस बात से भी हर कोई वाकिफ है कि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। तो जनसंख्या को देखते हुए और दूर दराज के इलाकों में क्या ये वैक्सीन सब तक पहुँच पाएगी, ये जो 2 वैक्सीन आई हैं? जी, इसका जवाब हम लोग दे चुके हैं पहले। जिस तरह से सरकार की नीति बनी है कि पहले किस तरह से लोगों को टीका लगाया जाएगा, आम जनता तक पहुंचने में जुलाई अगस्त, अभी के प्रोडक्शन के रेट से जुलाई अगस्त में पहुंचना चाहिए। और प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ गई तो वैक्सीन पहले भी मिल सकती है आपको। लेकिन एक बहुत ही इन्होंने जो पॉइंट उठाया है वो भी है कि जो दूर दराज के इलाके हैं उस तक, उन जगहों पर वैक्सीन कैसे पहुंचेगी? क्योंकि वैक्सीन कई बार उसकी इफेक्टिवनेस, टेम्परेचर कंट्रोल होना ज़रूरी है और ये सब बातें होती हैं। तो दूर दराज के इलाकों वाले जो लोग हैं, सवाल आपने पूछा, देखिए इसीलिए मैं कह रहा था वैक्सीन कारगर। कारगर कहने का मतलब एक तो बीमारी से बचाना, दूसरा दूर दराज इलाके मतलब अपने कंट्री के हिसाब से या अफगानिस्तान जैसे कंट्री के हिसाब से जहां ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होती है। हाँ। अमेरिका ने जो वैक्सीन डेवलप किया था उसको रखने के लिए -40 to -70 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, तो ये सुविधा नहीं थी। इंडिया ने जो वैक्सीन डेवलप किया उसको 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पे आप रख सकते हैं। तो आज नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत गाँव-गाँव तक बच्चों को पोलियो का टीका दिया गया, पोलियो उन्मूलन हुआ भारत से। इसी तरह से कई और टीके जो चल रहे हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में गांव तक पहुंचाए जाते हैं, जिसके लिए कोल्ड चेन मेंटेन है। और इस तरह की व्यवस्था है, साइकिल पे भी कोल्ड चेन लेके गांव तक पहुंचते हैं लोग। तो इस वैक्सीन को पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं। 2 से 8 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन करना है। जहां बिजली की सप्लाई नहीं भी है वहां भी हम वैक्सीन पहुंचा सकते हैं। जी, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। राखी जी, आपने ये सवाल बहुत अच्छा पूछा, थैंक यू सो मच। और हमें उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया होगा और हमारी भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बढ़ी इस जवाब को सुनकर। हमारे साथ इस वक्त दिवाकर जी भी मौजूद हैं।
दिवाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? मैं कानपुर से हूँ जी, अपना सवाल पूछिए। बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए दिवाकर जी। जिन लोगों को 16 जनवरी के पहले दिन टीका लगा था जी, उन्हें इसकी दूसरी खुराक 13 फरवरी को दी जाएगी। जी, कुल मिलाकर इस टीके की कितनी खुराक लेनी होंगी और कोई खुराक मिस होने की स्थिति में क्या ये टीका कारगर होगा? जी, जी। बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है इन्होंने। बिल्कुल ठीक बात है। 28 दिन के अंतराल पे बूस्टर डोज, पहली डोज को हम कहते हैं इंडक्शन डोज और दूसरी डोज को कहते हैं बूस्टर डोज। 13 तारीख को जो जिन्होंने 16 को लिया है, सेकेंड डोज 13 को मिलेगी उनको। हाँ जी। सबसे पहली बात कि 2 डोज लेना है वैक्सीन का। दोनों जो वैक्सीन इंडिया में उपलब्ध है उसमें 2 खुराक है, इंडक्शन डोज और बूस्टर डोज। अच्छा। तीसरी खुराक की बात नहीं हुई है। अगर दूसरी डोज मिस हो जाए तो रिकमेंडेशन ये है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर मिस होने की डेट से, जैसे इन्होंने उदाहरण के तौर पे 13 तारीख कही, 13 फरवरी, तो उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर दूसरी डोज ले लें। अच्छा। दूसरी डोज नहीं लेने में जो प्रतिरोधक क्षमता बनने की संभावना है वो संभावना कम हो जाती है। पहली डोज में बनती है प्रतिरोधक क्षमता। दूसरी डोज का नाम इसलिए बूस्टर डोज दिया गया, जो पुराने समय में जिन्होंने टेलीविजन देखा होगा, एंटीना में जब सिग्नल नहीं आता तो बूस्टर लगाया जाता था। बूस्टर का मतलब ही है कि प्रतिरोधक क्षमता और बढ़ा दो, बढ़ जाए। तो इस लेवल तक लाने के लिए रिकमेंडेशन सेकेंड डोज का दिया गया था। मिस हो जाए तो 1 हफ्ते के अंदर लगवा लें उसको। अच्छा डॉक्टर, अगर बाय चांस ड्यू टू एनी रीजन वो 1 हफ्ता भी अगर बाय चांस मिस हो जाए तो क्या फर्स्ट और सेकंड खुराक दोबारा से लगवानी होगी? अभी तक इस तरह की समस्या ही नहीं है, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर लगवा रहे हैं, पुलिस कर्मचारी लगवा रहे हैं, तो ये लोग डिसिप्लिन लोग हैं, मिस नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसी समस्या आएगी तो उस पर भी रिसर्च पेपर आएगा। जी, ठीक है। हमारे साथ एक और कॉलर डॉक्टर मौजूद हैं, सुनीता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मुंबई से। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम प्रश्नकाल में। पूछिए, क्या सवाल पूछना चाहती हैं आप? सर, मेरा बहुत ही छोटा सा सवाल है। राज्यों में टीकाकरण की रफ्तार के बारे में आप क्या कहेंगे? जी, तो अलग अलग राज्यों की अगर हम बात करें तो अभी जो आंकड़े दिख रहे हैं, किसी किसी स्टेट में ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है अभियान, किसी किसी स्टेट में थोड़ा उसकी गति कम है। तो क्या यूनिफॉर्मली ये जो रफ्तार है ये मेंटेन रहेगी डॉक्टर? जी, देखिए, टीकाकरण अभी बिल्कुल सेंट्रली कंट्रोल्ड है जी, लेकिन स्टेट को दिया गया हैंडल करने के लिए, क्योंकि एक स्टेट मशीनरी तो उस पर काम करेगी। बिल्कुल। इसमें सेंटर टीका प्रोवाइड कर सकता है, वहाँ पे उपलब्ध करा सकता है स्टेट को। स्टेट की मशीनरी इसको जितना फास्ट करे उतनी जल्दी हम 75 से 80% टीकाकरण की लिमिट को अचीव करें और जल्दी से हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ आएँ। तो इसमें स्टेट राज्य से राज्य अगर अलग हो रहा है तो उस गति को तेज करना उस राज्य की सरकार का काम है और करना चाहिए। जितनी जल्दी अगर हम अचीव करते हैं हर्ड इम्यूनिटी को, उतनी जल्दी कोरोना से हम उन्मूलन कर सकेंगे कंट्री से। जी, तो उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। डॉक्टर, एक और मन में एक सवाल मेरे आ रहा था जब ये हमारी कॉलर ने बात की कि क्या दूसरी अगर डोज बाय चांस मिस हो जाए, इस पर मेरे मन में एक और सवाल आने लगा कि सपोज़ किसी ने कोई और टीका लगवाया है, जैसे सपोज़ मैंने टेटनस का इंजेक्शन लगवा लिया या किसी ने एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवा लिया और उसी टाइम पर उसकी कोरोना टीका की डेट आ जाए, बूस्टर की या फर्स्ट की, तो किस तरह से उसको मैनेज किया जाए? क्या सेफ है? बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। हाल फिलहाल में एक सज्जन का फोन आया कि डॉग बाइट हो गया है और एंटी रेबीज मैंने लगवाया है और कोरोना की टीका की डेट भी आ गई। डॉक्टर ही थे। यूजुअली हम लोग रेकमेंड करते हैं कि एक टीका से दूसरे टीके में गैप, खासकर कोरोना टीका बिल्कुल न्यू वायरस है तो 48 घंटे का अंतर रखना है कि पहली टीकाकरण जो हुई है उससे 48 घंटे में इम्यून सिस्टम कैसे रिएक्ट करता है ये हमें पता चल जाता है। तो 48 आवर्स का गैप दे दें। किसी कारण से आपने टेटनस का लगवाया, कोरोना का भी समय आ गया, या कोरोना का लगवाया और पाँव कट गया, टेटनस लगवाने की जरूरत है, तो 48 घंटे का गैप दे दें। दोनों टीका में 48 आवर्स का डिफरेंस रखना है। अच्छा डॉक्टर, आपने अभी 75 to 80% हर्ड इम्यूनिटी वाली जो बात कही, तो ये तो अचीव करने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मैं परसों ही आई थिंक एक रिपोर्ट देख रही थी जिसमें ऐसा बोला गया कि हर एक देश को जो भी ये टीकाकरण करवा रहा है उसको 75% हर्ड इम्यूनिटी अचीव करनी होगी, तो उस तक पहुंचने में तो टाइम लगेगा। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, हर्ड इम्यूनिटी की बात मैंने तब कह दी थी जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था, तभी मैंने कहा था हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट कोरोना वायरस के लिए। हर्ड इम्यूनिटी क्या? हर्ड मतलब झुंड, इम्यूनिटी मतलब प्रतिरोधक क्षमता, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। मेजॉरिटी से मतलब होता है 75 से 80% लोग। अगर इससे
एंटीबॉडी बना चुके तो कोरोना वायरस को पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होने की संभावना जो है खत्म होने लगती है। ये दो ही तरीके से हो सकता था, या संक्रमण से या टीकाकरण से। सीरो सर्वे कई सिटी में भी किया गया। दिल्ली में जैसे रिसेंट सीरो सर्वे में 56% प्रतिरोधक क्षमता मिली, पुणे में 85% मिली है। तो इसको आप ऐसे समझें, सिटी वाइज हर्ड इम्यूनिटी, कंट्री वाइज हर्ड इम्यूनिटी एंड वैश्विक हर्ड इम्यूनिटी, वर्ल्ड ग्लोबल हर्ड इम्यूनिटी इसको कहते हैं। तो ग्लोबल हर्ड इम्यूनिटी अचीव करने में तो समय लगेगा, क्योंकि उसमें ऐसे भी देश आएंगे जिनके पास टीका खरीदने के पैसे नहीं है। लेकिन अपने कंट्री में हर्ड इम्यूनिटी में मानता हूँ एंड ऑफ द ईयर तक अचीव कर लेंगे हम, जिसमें संक्रमण और टॉप अप विथ वैक्सीनेशन दोनों काम कर रहा है, और हम इस ईयर एंड तक हर्ड इम्यूनिटी को अचीव कर लेंगे। लेकिन तब तक जितने भी हम लोग प्रिकॉशंस हैं, मास्क लगाना और ये जो भी हम फॉलो करें, ये सब फॉलो तो करना ही होगा। ये सब करना है, लेकिन साथ में मैं ये कहूँगा मास्क तो हट सकता है, लेकिन इसने जरूर भारत की परंपरा को आगे लाया है कोरोना ने, कि नमस्कार की परंपरा लेके आया, हाथ धोने की परंपरा लेके आया, जूते बाहर उतारने की परंपरा को लेके आया। इसको बरकरार रखें कि बाकी संक्रामक बीमारियों से भी आप बच सकेंगे। बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर एक और कॉलर मौजूद हैं, हमारे साथ सुरभि जुड़ी हुई हैं पुणे से। सुरभि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बताइए क्या सवाल पूछना चाहती हैं आप? मैम हेलो सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि तेजी से जिस तरीके से टीकाकरण का अभियान चल रहा है और हर्ड इम्यूनिटी तभी होगी जब हम 75% जनरेशन को टीका लगवाएंगे, इसमें कितना टाइम लग जाएगा? हाँ, तो अभी जैसे हम डॉक्टर डिस्कस कर रहे थे कितना टाइम लग जाएगा, तो आपने बोला कि हमारे देश की जहाँ तक बात है तो एंड ऑफ द ईयर की बात करें, लेकिन अगर हम दुनिया भर की बात करें, क्योंकि अगर ये बीमारी से बचना है तो सिर्फ हमारे देश की इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी काफ़ी नहीं है। सपोज कोई ट्रैवल कर रहा है तो दुनिया भर में भी वो इम्यूनिटी डेवलप होनी चाहिए, तो उसमें कितना टाइम लगने की उम्मीद है? इसमें दो संभावनाएं बन रही हैं। जो एबल देश हैं, कैपेबल देश हैं, जिनके पास सामर्थ है अपने सारे सिटीजन को टीका लगाने का, वो तो पहले लगा लेंगे। जिनके पास नहीं है, WHO फिर एंटर करेगा। WHO की अपनी फंडिंग होती है, ऐसे देश को हो सकता है टीका WHO प्रोक्योर करे और इस देश को भेजे। एक तो ये संभावना। दूसरी संभावना है कि बहुत सारे देश में हर्ड इम्यूनिटी अचीव हो जाए और कोरोना वायरस में इस तरह से म्यूटेशन हो जाए कि कोरोना वायरस एक नॉर्मल फ्लू वायरस जैसा म्यूटेट होकर रह जाए, मतलब इसकी मारक क्षमता ना के बराबर हो और टीकाकरण की फर्दर जरूरत ही ना हो। एक ये भी स्थिति बनेगी, लेकिन ये एंड ऑफ द ईयर तक जाकर क्लियर होगा कि क्या अब अगले साल टीकाकरण को और बढ़ाया जाए या बंद कर दिया जाए। म्यूटेशन होकर वायरस एटीन्यूएट कहते हैं, मतलब फ्लू वायरस के जैसा बन के रह गया, अब इसे मारक क्षमता नहीं है और टीकाकरण बंद कर दिया जाए। इसकी भी एक संभावना बनती है, लेकिन ये अनप्रिडिक्टेबल है अभी कहना, ये एंड तक पता चलेगा। लेकिन हम लोग जो अभी तक रिपोर्ट्स में पढ़ते आए हैं डॉक्टर, वो तो अलग ही चीज़ें पढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग ये पढ़ते हैं कि ये म्यूटेट हो रहा है। अब जैसे ये पढ़ा मैंने रिसेंटली कि दक्षिण अफ्रीका में जो नया स्ट्रेन आया है वो बहुत ही घातक है, और जो ब्रिटेन और ब्राज़ील में एक म्यूटेंट वायरस आया था वो उससे भी, दक्षिण अफ्रीका वाला उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। तो क्या ये भी पॉसिबिलिटी है कि मतलब उसकी जो घातक क्षमता है बिल्कुल ही कम हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है? वायरस, खासकर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस जो कि कोरोना वायरस है, कोरोना विरिडे फैमिली का, म्यूटेशन होना इसका प्राकृतिक स्वभाव है। इसके नेचर में है, म्यूटेशन तो होगा ही होगा। उसी म्यूटेशन को हम सिग्निफिकेंट म्यूटेशन कहते हैं, जिसमें या तो मारक क्षमता बढ़ जाए या संक्रामक क्षमता बढ़ जाए। यूके में जो स्ट्रेन हुआ था, जिसको यूके 2020 स्ट्रेन का नाम दिया 12/2020, उसमें संक्रामक क्षमता बढ़ी थी। 70% स्पाइक प्रोटीन का ओवर एक्सप्रेशन था और 70% इन्फेक्टिबिलिटी रेट ज़्यादा हो गई थी, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन मारक क्षमता नहीं थी। तो वायरस आया और विलुप्त भी हो गया। D614G मलेशिया में एक स्ट्रेन पाया गया था, उसकी मारक क्षमता बढ़ गई थी, तो हमारे लिए डरावने स्ट्रेन था। इसी तरह से अनप्रेडिक्टेबली म्यूटेट करता रहता है वायरस। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वायरस धीरे धीरे इसकी मारक क्षमता कम होते होते मारक क्षमता ना के बराबर हो जाती है। कभी कभी कोई फेटल हो जाता है, जैसे आपने अभी बताया अफ्रीका का वायरस फेटल है। अगर उस तरह से हुआ तो दूसरी बात है, अदरवाइज हम ये मान रहे हैं कि जितना म्यूटेशन हो रहा है, जितना फास्ट, म्यूटेशन ना हो तो हमें चिंता रहती है, म्यूटेशन हो तो हम खुश रहते हैं कि वायरस की मारक क्षमता कम हो जाएगी। अच्छा, इस पर हम डिस्कशन जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल इस वक्त हमारे साथ काजल जी जुड़ी हुई हैं। काजल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। कहाँ से बात कर रही हैं और अपना सवाल भी पूछ लीजिए झट से।
मैं दिल्ली से बात कर रही जी। हूँ। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगी, भारत में फिलहाल 2 वैक्सीन के इस्तेमाल पर अप्रूवल मिला है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो मेरा सवाल है, क्या भारत में भविष्य में और या बेहतर वैक्सीन आने की उम्मीद है? जी। तो जी। जिस तरह से भारत सरकार ने भी बताया था कि 7 और जी। वैक्सीन्स हैं जो डेवलपिंग स्टेज पर हैं। 2 वैक्सीन तो ऑफ कोर्स अप्रूव हो चुकी हैं। तो डॉक्टर क्या ये जो डेवलपिंग स्टेज वाली वैक्सीन्स हैं, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्या ये बेटर होंगी, बेहतर होंगी, या जो ऑलरेडी हैं उनमें जस्ट ऐड हो रही हैं? इफेक्टिविटी जो अभी वैक्सीन है दोनों कोविशील्ड कोवैक्सीन जी। 70 से 75% के बीच दोनों का है। जी। अब जो नए वैक्सीन आएंगे, जैसे mRNA बेस्ड वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, डेवलपमेंट फेज में है, और इसी तरह से 7 अलग अलग, मतलब वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया, टेक्नोलॉजी बदलती रहती है। उसमें अगर कोई टेक्नोलॉजी लेके और ट्रायल में दिखाते हैं इफेक्टिविटी जी। 75% से ऊपर लेके जाते हैं, मतलब प्रोटेक्शन रेट 90%, 95% ले जाते हैं, तब मैं मानूंगा कि इससे ज़्यादा कारगर वैक्सीन है। अच्छा। अदरवाइज ये दोनों वैक्सीन भी काफ़ी कारगर है। तो ये ट्रायल के बाद ही पता चलेगा, अंडर डेवलपमेंट हम कमिट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मतलब हमारे साइंटिस्ट अभी भी 7 और वैक्सीन्स जो जी। डेवलपिंग स्टेज में हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन पर और रिसर्च कर रही हैं। तो अगर इससे भी बेहतर वैक्सीन मिलती है तो एक पॉसिबिलिटी है कि बेहतर वैक्सीन आ सकती है, दूसरी संभावना है कि बेहतर ना आए, कम से कम इतना ही प्रोटेक्शन रेट हो जाए, तो हमारे पास सरप्लस वैक्सीन प्रोडक्शन हो जाएगा। बिल्कुल। तो आम जनता के लिए बहुत ज़्यादा होगा कि वैक्सीन जल्दी उपलब्ध हो जाएगी, और दूसरे देशों में वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत और वैक्सीन हम सप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी जो हमारी वैक्सीन है मॉडर्ना से डिफरेंट है। मॉडर्ना ने mRNA बेस्ड वैक्सीन तैयार किया जो यूएस में लग रहा है। तो कई लोगों को ये है, खास करके जो रिच लोग हैं इंडिया के, तो कहते हैं कि कब यूएस की वैक्सीन यहाँ आएगी। तो इंडिया में भी उसका ट्रायल चल रहा है, ट्रायल फेज में है mRNA बेस्ड वैक्सीन। इंडिया का अपना आ जाएगा कुछ दिनों में। अगर उसमें वाकई लगा प्रोटेक्शन लेवल ज़्यादा है तो उसको लगाया जाएगा, नहीं तो सरप्लस वैक्सीन होगा, तो जनमानस तक जल्दी वैक्सीन पहुँच जाएगा। ओके। हमारे साथ हमारी एक और कॉलर जुड़ी हुई है, मानसी जुड़ी हुई है इस वक्त हमारे साथ नोएडा से। मानसी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछ लीजिए। जी, मेरा सवाल है कि अगर छोटे बच्चों की बात करें तो क्या ये टीका उनको बाकी टीकों के साथ लगवा सकते हैं? मेरा मतलब इसमें कोई जी। तो जिस तरह से डॉक्टर आपने पहले भी बताया कि फ़िलहाल जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, फिर पुलिस कर्मी हैं, और उसके बाद बाकी जो जनता है उन पर आएगा। तो क्या अभी तो फ़िलहाल ऑब्वियसली जो छोटे बच्चे हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनके लिए अभी ये टीका नहीं बोला गया है, तो क्या ऐसी स्टेज आ सकती है कि बच्चों के लिए भी ये टीका डेवलप हो जाए? अभी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चे और प्रेग्नेंट लेडी, गर्भवती महिलाओं, उन पे ट्रायल नहीं किया गया है, इसलिए टीका उनको अभी रिकमेंड नहीं किया जा रहा है। जब कॉमन पब्लिक के लिए होगा उसके पहले ही इसका रिसर्च आ जाएगा कि छोटे बच्चों में टीका सेफ है या कितना जरूरी है लगाना, उसके पहले रिपोर्ट आ जाएगी, उसके पहले पता चल जाएगा। डॉक्टर, इससे पहले कि हम जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे, मुझे म्यूटेशंस की हम लोग बात कर रहे थे, तो एक और सवाल मन में ये उठता है कि हमारी जो वैक्सीन्स हैं वो डेवलप जो हो रही हैं वो फ़िलहाल तो वायरस की जो अभी की स्ट्रेन है या जो अभी की वो है उसी पर डेवलप हो रही हैं, लेकिन क्या ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि इतनी म्यूटेशंस हो जाएं कि हमारी वैक्सीन्स उन पर कारगर ना हो? ऐसी भी पॉसिबिलिटी है क्या? अभी तक 1400 से ऊपर म्यूटेशंस हो चुके हैं वायरस में। जितने म्यूटेशंस हुए हैं उसमें वैक्सीन जो डेवलप किया है हमने, वायरस के रिप्रेजेंटेटिव एंटीजन, उसको कहते हैं वायरस का जो प्रतिनिधित्व कर रहा हो, उसको पहचानने के तरीके सारे डाले हुए हैं। चाहे स्पाइक प्रोटीन ओवर एक्सप्रेशन हो या और भी कोई जेनेटिक चेंजेस हो, उन जीनोमिक सीक्वेंस को वैक्सीन द्वारा बनी प्रतिरोधक क्षमता पकड़ रही है, कारगर है। भविष्य में कुछ ऐसा ही हो जाए, बहुत ही नॉर्मल कोई म्यूटेशन आ जाए, तब की बात तब देखी जाएगी, लेकिन अभी लग नहीं रहा है कोरोना वायरस में ऐसा कोई म्यूटेशन होने वाला जिस पर वैक्सीन कारगर नहीं होगी। ओके, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है हम लोगों के लिए कि टीकाकरण का अभियान भी शुरू हो चुका है और बहुत ही फास्ट पेस से चल रहा है। और अच्छी बात ये है कि अभी जो भी म्यूटेशंस होती रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस पर हमारे सारे जो टीके हैं, जितने भी डेवलप हुए हैं, जितने भी अप्रूव हुए हैं, वो सभी कारगर हैं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग टू नो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सारी जितनी भी भ्रांतियाँ थी आई एम श्योर वो लोगों की ज़रूर क्लियर हो गई होंगी, और उम्मीद है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा।
तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो भी प्रयास हमारे वैज्ञानिकों ने किए हैं, जो कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ हैं। और महामारी के इस दौरान जो बनाई गई ये वैक्सीन है, ये किसी वरदान से कम नहीं। कोरोना टीकाकरण को लेकर आप सभी लोगों के मन में जो भी भ्रांतियां थी, जो भी कंफ्यूजन थे, जो भी सवाल थे, उम्मीद करती हूं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको उनके समुचित जवाब भी मिल गए होंगे। तो आप सभी दर्शकों का हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो विज्ञान से जुड़ी विश्वसनीय जानकारियों के लिए हमेशा देखते रहिए इंडिया साइंस। नमस्कार।